नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में परंपरागत औषधियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक केंद्र की आधारशिला रखी। कहा, ये केंद्र लोगों को किफायती परंपरागत औषधियां उपलब्ध करवाएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करवाकर पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़े। देशभर में 700 से अधिक स्थानों पर बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेले का आयोजन होगा। राजस्थान के झुंझुनू जिले में सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मृत्यु। सरकार गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर बृहस्पतिवार को दिल्ली के लाल किले के प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करेगी। मंगोलिया में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ग्रीको रोमन पहलवान सुनील, अर्जुन और नीरज ने भारत को 3 कांस्य पदक दिलाए और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर के साथ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के जामनगर में परंपरागत औषधियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक केंद्र GCTM की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को एक साथ लाना है। उन्होंने इस केंद्र के लिए 5 लक्ष्यों का उल्लेख किया। ये हैं प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान को संकलित करना और एक डेटाबेस बनाना, पारंपरिक औषधियों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाना, इसे दुनिया भर में पारंपरिक औषधियों के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के ज्ञान को साझा करने का मंच बनाना, पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में कोष जुटाना और विशिष्ट रोगों के लिए समग्र उपचार प्रोटोकॉल विकसित करना ताकि रोगी आधुनिक और पारंपरिक दोनों औषधियों से लाभान्वित हो सकें। श्री मोदी ने कहा कि ये केंद्र पारंपरिक औषधियों के सुरक्षित और लागत प्रभावी उपयोग के लिए नीतियां तैयार करने के लिए डेटा संकलित करने में सहायता करेगा। उन्होंने इस केंद्र की स्थापना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक को धन्यवाद दिया। मैं डॉक्टर टेड्रोस को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आशा और अपेक्षा के अनुसार हम खरे उतरेंगे। WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेंटर के रूप में भारत के साथ एक नई पार्टनरशिप की है। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में भारत के कंट्रीब्यूशन और भारत के पोटेंशियल दोनों का सम्मान है। भारत इस पार्टनरशिप को पूरी मानवता की सेवा के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में ले रहा है। ये सेंटर दुनिया भर में फैली पारंपरिक चिकित्सा से सहयोग से दुनिया के लोगों को बेहतर मेडिकल सॉल्यूशंस देने में मदद करेगा। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये संस्थान योग परंपरा को भी बढ़ावा देगा। भारत के जो अनुभव है उनको दुनिया के साथ साझा करना भारत अपना दायित्व समझता है। डायबिटीज, ओबेसिटी, डिप्रेशन जैसी अनेक बीमारियों से लड़ने में भारत की योग परंपरा दुनिया के बहुत काम आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से योग प्रचलित हो रहा है और दुनिया भर में लोगों को मानसिक तनाव कम करने में, मन, शरीर, चेतना में संतुलन कायम करने में योग मदद कर रहा है। योग के दायरे का विस्तार करने में भी ये नया संस्थान अहम भूमिका निभाए, ये बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के अमृतकाल के दौरान इस संस्थान की शुरुआत परंपरागत औषधियों के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है। आज जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस कालखंड में ये जो शिलान्यास हुआ है, वो शिलान्यास आने वाले 25 साल के लिए विश्व भर में ट्रेडिशनल मेडिसिन के युग का आरंभ कर रहा है। मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं कि होलिस्टिक हेल्थ केयर के बढ़ते आकर्षण के कारण आने वाले 25 वर्ष में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब ट्रेडिशनल मेडिसिन दुनिया के हर परिवार के लिए अति महत्व का केंद्र बन जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने इस केंद्र की स्थापना के लिए श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।
उन्होंने कहा कि ये वास्तव में एक वैश्विक परियोजना है जिसमें दुनिया के कई देशों के लोगों को सेवाएं प्रदान की जाएंगी। I'm grateful to Prime Minister Modi and to the government of India for their leadership in supporting this important initiative and the investment of $250 million to establish the center with an interim office, new location and building, and a 10-year commitment for operating costs. From the day I spoke to His Excellency Prime Minister Modi, his commitment was amazing. मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनॉथ ने इस वैश्विक केंद्र के लिए आवश्यक हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए श्री मोदी को धन्यवाद दिया। Our country became one of the rare countries outside India where the practice of Ayurvedic treatment is duly regulated. Mauritius is committed to working with the WHO and partner countries like India. I have no doubt that refocusing on the traditional ways of healing will enable us to mitigate and cure various diseases and ailments that are afflicting the whole of humanity in today's stressful world. आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस औषधि केंद्र को मानवता की सहायता में WHO का महत्वपूर्ण कदम बताया। The establishment of Global Center for Traditional Medicine in India is a remarkable fulfillment of the commitment by WHO made during one of the toughest times currently faced by humanity is beyond matched. I am happy that the difficult times of COVID-19 has not constrained us from going ahead on this agenda. The commitment of ensuring public health as the foundation for sustainable social and economic development and poverty reduction can be realized only by strengthening the traditional system of medicine. GCTM दुनिया भर में परंपरागत औषधियों का पहला और एकमात्र केंद्र होगा जो वैश्विक आरोग्यता के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभरेगा। इस अवसर पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के प्रधानमंत्री लोते छरिंग और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने वीडियो संदेश से इसके लिए शुभकामनाएं दी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में आज कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और कुछ की आधारशिला रखी। उन्होंने दियोदर में नया डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बनास डेयरी के विभिन्न उत्पादों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। बनास डेयरी संकुल, चीज और वे प्लांट, ये सभी तो डेयरी सेक्टर के विस्तार से अहम है ही। बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। अब बताइए, आलू और दूध का कोई लेना देना है क्या? कोई मेलजोल है क्या? लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी जोड़ दिया। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। श्री मोदी ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र के जरिए हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जिससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी उद्घाटन किया। इस रेडियो स्टेशन का उद्देश्य किसानों को कृषि और पशुपालन से जुड़ी प्रमुख वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराना है। इससे लगभग 1,700 गांवों के 5 लाख से अधिक किसान जुड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री ने दामा में जैविक खाद और बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने खिमाना, रतनपुरा भिलड़ी, राधनपुरा और थावर में 100 टन क्षमता के 4 गोबर गैस संयंत्रों की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री के 3 दिवसीय गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। इससे पहले आज जामनगर पहुंचने पर उन्होंने शाही परिवार के 83 वर्षीय सदस्य जाम साहिब श्री शत्रु शल्या सिंह जी दिग्विजय सिंह जी जडेजा से मुलाकात की। जाम साहिब के परिवार की सद्भावना की ख्याति दुनिया भर में, विशेष रूप से यूरोप में फैली है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के अंतर्गत रिकॉर्ड सबसे अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की 1,03,000 नई इकाइयों की स्थापना के साथ 8,25,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर बनने के लिए स्थानीय स्तर पर विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया है। आयोग ने सभी पीएमईजीपी इकाइयों की जियो टैगिंग भी शुरू की है। अब तक 1 लाख से अधिक इकाइयों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला 21 अप्रैल को देश भर में 700 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। मेले का उद्देश्य 1 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने और नियोक्ताओं को प्रतिभा संपन्न उम्मीदवारों का चयन करने में सहायता के अलावा प्रशिक्षण और व्यावहारिक कौशल प्रदान करके प्रशिक्षुओं को तैयार करना है। इस मेले में 30 से अधिक क्षेत्रों जैसे बिजली, खुदरा, दूरसंचार, आईटी, आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव क्षेत्र के 4000 से अधिक संगठन भागीदारी करेंगे। इसके अलावा इच्छुक युवाओं को वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, हाउसकीपर, ब्यूटिशियन और मैकेनिक सहित 500 से अधिक ट्रेडों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति की शुरुआत 2015 में की थी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने देश में उद्यमों द्वारा काम पर रखे गए प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसका मकसद कुशल कार्यबल की आपूर्ति और मांग में अंतर को भरना है। साथ ही नौकरी के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार के बेहतर अवसर हासिल करने में भारतीय युवाओं की मदद करना है। इस प्रशिक्षुता मेले में कम से कम 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र, कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारक, आईटीआई छात्र, डिप्लोमा धारक और स्नातक आवेदन करने के लिए पात्र हैं। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने प्रशिक्षण, संयुक्त और दोहरी डिग्री के शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग के वास्ते नियम बनाने का निर्णय लिया है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने आज इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये विनियमन 3 अलग अलग कार्यक्रमों प्रशिक्षण, संयुक्त और दोहरी डिग्री से संबंधित है। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच इस तरह की प्रशिक्षण व्यवस्था भारतीय छात्रों को एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों को संयुक्त और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों के लिए सहयोग की दिशा में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान डिग्री प्रदान करेंगे। दोहरी डिग्री कार्यक्रम के लिए भारतीय और विदेशी शैक्षणिक संस्थान दोनों डिग्री प्रदान कर सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को स्वीकृति दे दी है। इस अधिनियम का उद्देश्य आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के लिए अभियुक्तों और अन्य लोगों के रिकॉर्ड सुरक्षित रखना है। इसमें उन लोगों के शरीर की समुचित माप लेने की विधिक या कानूनी स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रपति ने दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 को भी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य दिल्ली के मौजूदा 3 नगर निगमों को मिलाकर एक नगर निगम बनाना है। केंद्र सरकार ने आतंकवादी गुट लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शेख सजाद को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि शेख सजाद जम्मू कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंकवादी गुट में भर्ती करने में शामिल रहा है। शेख सजाद आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन भी उपलब्ध कराता था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। जहां तक फर्टिलाइजर के यूज को कम करने का विषय है तो नरेंद्र मोदी जी ने सॉइल हेल्थ मिशन शुरुआत की थी। उसके पीछे भी उद्देश्य यही था कि जो भूमि के लिए सॉइल टेस्ट के बाद रिकमेंडेशन है उसी के अनुसार खेती में आदान का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे लागत भी घटेगी और जमीन की उर्वरा शक्ति भी ठीक रहेगी। इसी दृष्टि से सॉइल हेल्थ टेस्ट को बल देने की आवश्यकता है। ये भी मैंने राज्य के साथ विरोध किया है। साथ ही जैविक खेती और प्राकृतिक जैविक खेती का तो लगभग रकबा हमारे देश में 38 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्राकृतिक खेती भी 4 लाख हेक्टेयर में हो रही है और काफी राज्य आगे आ रहे हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 20 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में परंपरागत औषधियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक केंद्र की आधारशिला रखी। कहा, ये केंद्र लोगों को किफायती परंपरागत औषधियां उपलब्ध कराएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराकर पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़े। देश भर में 700 से अधिक स्थानों पर बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला का आयोजन होगा। राजस्थान के झुंझुनू जिले में सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत। सरकार गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर बृहस्पतिवार को दिल्ली के लाल किले के प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करेगी। मंगोलिया में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ग्रीको रोमन पहलवान सुनील, अर्जुन और नीरज ने भारत को 3 कांस्य पदक दिलाए। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर के साथ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। सरकार इस अवसर पर कल और बृहस्पतिवार को लाल किला परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और बलिदान पर आधारित मल्टीमीडिया शो का उद्घाटन करेंगे। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि 2 दिन के इस आयोजन में कई कार्यक्रम होंगे। गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व का आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 70 वर्षों में पहली बार किया जा रहा है। वो दिन अलग अलग कार्यक्रम होगा। 20 तारीख को लाइट एंड शो तथा कीर्तन का आयोजन किया गया। गुरु जी के जीवन के प्रेरणा देने वाले प्रदर्शन भी रेड फोर्ट में 2 दिन लगाएंगे। और 21 को भारत का प्रधानमंत्री उनके बलिदान के याद में एक डाक टिकट और कॉइन भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को और 180 दिन के लिए बढ़ा दिया है। सामुदायिक और निजी स्वास्थ्य कर्मियों सहित 22,12,000 स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को 50 लाख रुपए का समग्र निजी दुर्घटना कवर उपलब्ध कराने के लिए मार्च 2020 में इस बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अब तक ऐसे 1,905 स्वास्थ्यकर्मियों के दावों का निपटान किया जा चुका है, जिनकी कोविड से जुड़ी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी। राजस्थान में झुंझुनू जिले के गुढ़ागौड़जी में आज दोपहर एक सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना उस समय हुई जब एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर पलट गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने कहा है कि राज्य में शांति स्थापित होने और कानून व्यवस्था में पूरी तरह सुधार होने पर वो राज्य से सैन्य बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 को हटाने का केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे। उखरूल जिले में उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार होने के कारण उनका गड़बड़ी वाले क्षेत्र का दर्जा समाप्त किया जा चुका है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। 19 अप्रैल 1910 को ब्रिटिश शासन ने नासिक के मजिस्ट्रेट आर्थर जैक्सन की हत्या के आरोप में अनंत कान्हेरे, कृष्णाजीराव कर्वे और विनायक देशपांडे को फांसी दे दी। स्वातंत्र्यात जगण्याचा माझा अधिकार माझ्यापासून कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही आणि वेळप्रसंगी तो प्राप्त करण्यासाठी मी प्राणांची बाजीही लावली। गुरुला गुरुदक्षिणा द्यायची वेळ आल्यानंतर असे घाबरून मागे हटला? तुझ्या सहकार्यांना जाऊन सांग कि हा अनंत लक्ष्मण कान्हेरे जैक्सन का वध करण्यास तैयार है। मैजिस्ट्रेट आर्थर जैक्सन अभिनव भारत सोसाइटी की राष्ट्रवादी गतिविधियों से अवगत थे। जैक्सन ने स्वतंत्रता सेनानी बाबा राव सावरकर को गिरफ्तार किया और उन पर अभियोग चलाया था। अनंत कान्हेरे, कृष्णाजी कर्वे और विनायक देशपांडे ने इसका बदला लिया। जैक्सन की प्रोन्नति और बॉम्बे स्थानांतरण होने पर उनके लिए नासिक के विजयानंद थिएटर में 21 दिसंबर 1909 को विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। जब जैक्सन थिएटर पहुंचे, अनंत कान्हेरे कूदकर उनके सामने आ गए और ताबड़तोड़ 4 गोलियां दाग दी। मौके पर ही जैक्सन की मौत हो गई। अनंत को पकड़ लिया गया और बॉम्बे अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया। अनंत के साथ कृष्णाजी कर्वे और विनायक देशपांडे पर भी अभियोग लगाया गया और 19 अप्रैल 1910 को तीनों को फांसी दे दी गई। जेल अधिकारियों ने उनके पार्थिव शरीर जला दिए और अस्थियां तक घर वालों को सौंपने के बदले ठाणे के निकट समुद्र में फेंक दी। इन महान शहीदों कृष्णाजी कर्वे, अनंत कान्हेरे और विनायक देशपांडे को हमारा नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी गंगाधर परोजा का भी स्मरण कर रहे हैं। 1943 में 19 अप्रैल को उनकी मृत्यु हुई थी। ओडिशा के कोरापुट निवासी गंगाधर ने महात्मा गांधी के करो या मरो के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। भारतामो जन्मभूमि, भारतामो कर्मभूमि, भारतामो जन्मभूमि मो कर्मभूमि मो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गंगाधर को अन्य आंदोलनकारियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें विचाराधीन राजनीतिक कैदी के रूप में नवरंगपुर उप कारागार में रखा गया। कैद की अवधि में ही गंगाधर को ऐसे माहौल में रखा गया जहां चिकित्सा देखभाल के अभाव में उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। बाद में 18 अप्रैल 1943 को उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तत्कालीन महानिरीक्षक कारागार ने नवरंगपुर उपजेल में खराब स्थितियों के लिए अपने विभाग को जिम्मेदार ठहराया। बाद में गंगाधर और अन्य राजनीतिक बंदियों को कोरापुट जिला जेल भेज दिया गया। वहां हृदय गति रुक जाने के कारण 19 अप्रैल 1943 को गंगाधर परोजा का निधन हो गया। स्वदेश की माटी के इस सपूत गंगाधर परोजा को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम स्वाधीनता सेनानी शंकर दयाल मिश्र को भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। 1943 में आज के ही दिन उनका निधन हुआ था। शंकर दयाल का जन्म 1919 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। वे एक कर्मठ कांग्रेसी थे और भारत छोड़ो आंदोलन तथा अकाल जैसी स्थिति पर लोगों के असंतोष व्यक्त करने में सक्रियता से शामिल थे। प्रांत में कांग्रेस संगठन को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद कई अन्य लोगों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगस्त 1942 से मार्च 1943 के दौरान उन्हें रायपुर जिला जेल और जबलपुर जिला जेल में हिरासत में रखा गया और अमानवीय यातनाएं दी गई। 1943 में 19 अप्रैल को उनका निधन हो गया। महान शहीद शंकर दयाल मिश्र को हमारा नमन।
आज हम स्वतंत्रता सेनानी विधु रंजन भट्टाचार्य को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो 1930 में 19 अप्रैल को शहीद हुए थे। विधु रंजन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया था। वे अनुशीलन समिति के सदस्य भी थे और 18 अप्रैल 1930 के चटगांव हमले में शामिल थे। इस हमले के दौरान हुई मुठभेड़ में विधु रंजन घायल हो गए और अगले ही दिन 19 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान देशभक्त विधु रंजन भट्टाचार्य को हमारी सादर श्रद्धांजलि। आज हम मध्य प्रदेश के सागर निवासी शहीद पूरन को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। उन्होंने अपने क्षेत्र के आंदोलनकारियों को एकजुट किया और सागर में ब्रिटिश सेना के खिलाफ मोर्चा लिया। एक मुठभेड़ के दौरान पूरन को पकड़ लिया गया और 1858 में 19 अप्रैल को फांसी दे दी गई। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत शहीद पूरन को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से फसाई पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 52 वर्ष पहले बांग्लादेश से आए 63 शरणार्थी परिवारों को कृषि भूमि और आवास की सुविधा प्रदान की है। आज लखनऊ में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1970 में राज्य में शरण लेने वाले बांग्लादेश के 63 परिवारों को आवासों के आवंटन पत्र और भूखंडों के आधिकारिक कागजात सौंपे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आज जारी अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को पहले के 9% से घटाकर 8.2% कर दिया है। कोष ने इसके लिए यूक्रेन रूस संघर्ष के कारण घरेलू उपभोग और निजी निवेश पर तेल की ऊंची कीमतों के नकारात्मक प्रभाव का हवाला दिया है। मंगोलिया में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के आज पहले दिन ग्रीको रोमन पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 कांस्य पदक भारत के नाम किए। सुनील कुमार ने 87 किलो में, अर्जुन ने 55 किलो में और 63 किलो में नीरज ने कांस्य पदक जीता। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप में कोटापड्डी स्टेडियम में सर्विसेज ने गुजरात को 3-1 से हरा दिया है। इस समय मंजेरी के पायनाड स्टेडियम में ओडिशा का सामना मणिपुर से हो रहा है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलौर ने 10वें ओवर में 4 विकेट पर 82 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। अंक तालिका में लखनऊ सुपर जायंट्स तीसरे जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर चौथे स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सचिव पद्मा आंगमो ने आज लेह के आकाशवाणी केंद्र में पहले लद्दाखी वॉयस ओवर और डबिंग कलाकार प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के सहयोग से 10 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर लद्दाखी युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इसके लिए 20 युवाओं का चयन किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में परंपरागत औषधियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक केंद्र की आधारशिला रखी। कहा, यह केंद्र लोगों को किफायती परंपरागत औषधियां उपलब्ध करवाएगा। खादी और ग्रामोद्योग उद्योग ने वित्त वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करवाकर पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़े। देश भर में 700 से अधिक स्थानों पर बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेले का आयोजन होगा। राजस्थान के झुंझुनू जिले में सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मृत्यु। सरकार गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर बृहस्पतिवार को दिल्ली के लाल किले के प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करेगी। मंगोलिया में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ग्रीको रोमन पहलवान सुनील, अर्जुन और नीरज ने भारत को 3 कांस्य पदक दिलाए। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर के साथ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स
टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।